बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लॉन्च करने के लिए। इस मंच पर इतनी बड़ी भारत की महान विभूतियाँ पैनल डिस्कशन के दौरान और अभी इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर हैं। ऐसे में मुझको यहाँ बुला करके आपने बहुत ज़बरदस्त मेरा मान बढ़ाया है और मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जो कालिदास की कहानी आपको पता होगी कि वो कोई राजा थे और उनके मंत्री उनसे नाराज़ थे और वह राजा को सबक सिखाना चाहते थे और उनकी बेटी की शादी ऐसे महामूर्ख से कराना चाहते थे कि वो उम्र भर वो पछताए। और वो महामूर्ख उनको कालिदास मिला जो कि किसी पेड़ पर चढ़ कर के उसी डाली को काट रहा था जिस पर वो बैठा हुआ था। उसको पकड़ करके वो राज दरबार में लोग ले गए और सख्त हिदायत दी, बोलना नहीं, मुंह से बोलना नहीं और सब काम इशारों में होगा। और राजा को बताया कि इतने महान पंडित हैं और इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज इनका मौन व्रत है और आज ही के लिए अवेलेबल हैं, कल अवेलेबल नहीं होंगे। बेटी के लिए सर्वोत्तम वर अगर चुनना है तो आज ही इसका इंटरव्यू जितना लेना है ले लो, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होने वाले। तो कहते हैं कि उनके लोगों ने वो उनकी परीक्षा लेने के लिए कई प्रश्न किए और चूँकि कालिदास को बोलना नहीं था, इशारों में जवाब देना था, तो जैसे एक प्रश्न किया एक ऐसा करके कि जो ब्रह्म है वो एक है, इसके आप पर क्या विचार है। तो कालिदास को समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो इन्होंने थोड़े गुस्से में आकर के 2 उंगलियां दिखा करके ऐसा किया तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे। बोलना तो था नहीं, लेकिन वो किया, व्यक्त किया। और फिर वो जो मंत्री थे उन्होंने वाह 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 करते हुए बताया, देखो कितने विद्वान हैं, ब्रह्म तो एक है लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो कई बार मुझे लगता है कि मैं उसी कालिदास की भूमिका में हूँ। लोग जो हैं वो प्रशंसा के पुल बांध करके मुझको उत्तम साबित करने पर कर लेते हैं, करते रहते हैं। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सामान्य शिक्षक हूँ। मैंने फिज़िक्स इसलिए नहीं पढ़ी कि मेरे को फिज़िक्स बहुत पसंद थी। मुझे सब चीज़ें पसंद थी, जो पढ़ा दो वही पढ़ लेंगे। तो लोगों ने फिज़िक्स पढ़ा दी तो मैंने फिज़िक्स पढ़ ली। लेकिन पढ़ने के बाद समझ आया कि अच्छी चीज़ थी, अच्छी चीज़ थी। और अच्छी चीज़ इसलिए थी कि हमें समझ में आया कि हम तो बहुत सारी फिज़िक्स पढ़ के ही स्कूल में दाखिला लिया था। हमने स्कूल में दाखिला जब लेते हैं तो बहुत सारी फिज़िक्स अपने को हम पढ़ चुके होते हैं, हम सीख चुके होते हैं, उसके बाद ही हम स्कूल जाते हैं। आप बताओ, ये रिसर्च स्कॉलर्स में देख रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इधर इसके साइड में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होंगे। जरा याद करके बताओगे क्या, न्यूटन का पहला गति नियम क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट की, अच्छा चलो, अगर कोई वस्तु, हिंदी की कॉन्फ्रेंस है ना, अगर कोई वस्तु कहीं स्थिर पड़ी हो तो वो स्थिर ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अब आप बताओ, न्यूटन का पहला गति नियम आपने कब सीखा? क्लास 9th में सीखा। क्लास 9th में सीखा। अब याद करो, जब आप क्लास 7 में थे, क्लास 6 में थे, तो अगले दिन स्कूल जाने के लिए अपना स्कूल बैग लगाते थे क्या?
बैग के अंदर रूटीन के अनुसार वो रखते थे ना, नोटबुक और किताबें वगैरह रख करके, बैग लगा करके, दूसरे दिन सवेरे सवेरे बस आने वाली है स्कूल ले जाने के लिए, तो रात में ही बस्ता लगा लेना है अपने को, करते थे ना। और दूसरे दिन सवेरे, रात को आपने बस्ता लगा लिया, दूसरे दिन सवेरे उस बस्ते को उठाने के लिए आप कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे उस बैग को उठाने के लिए जो रात में आपने लगाया था? बस्ते के पास ना, वहीं जाते थे जहां रखा था। क्यों? दूसरे कमरे में क्यों नहीं, किचन में क्यों नहीं, बाथरूम में क्यों नहीं, छत पे क्यों नहीं, वहीं क्यों? क्योंकि आपको पता था बैग अगर स्थिर अवस्था में रखा गया है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। पूरा यकीन था आपको, आप सीधा वहां जाते थे। और न्यूटन के पहले नियम का जो आखिरी वाला पार्ट है ना, दूसरा वाला पार्ट, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, वो भी आपको पता था। अगर कहीं खुदा न खास्ते वहां बैग न मिला तो आप क्या करते थे? मम्मी से पूछते थे तुमने उठाया क्या? भाई से पूछते थे तुमने उठाया क्या? किसी ने तो उठाया है, किसी ने तो बाहरी बल लगाया है। तो स्कूल में जहां 7वीं क्लास, 9वीं छोड़ो, आप 7वीं क्लास में ये काम करते थे, आप 6ठी क्लास में ये काम करते थे, आप दूसरी क्लास में भी ये काम करते थे, आप नर्सरी के समय भी ये काम करते थे, और उसके पहले भी करते थे। अगर कोई खिलौना आप खेल रहे हैं और कहीं आपने रख दिया और थोड़ी देर के बाद उसी खिलौने को दोबारा खेलना है, तो वो बच्चा वही जाता है पहले ढूंढने के लिए जहां उसने रखा होता है। हम बहुत सारे नियम, बहुत सारा फिजिक्स सीख करके ही 3 साल की उम्र के अंदर में हम प्रवेश लेते हैं स्कूलों के अंदर में। फिर 9वीं क्लास में हम पहुंचते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, और यहीं से विरोधाभास होता है। हमें पता था कि क्या होता है, लेकिन शिक्षक कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, हम बताएंगे कि क्या होता है। किताब में लिखा है, उसको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो मुझे फिजिक्स इसलिए अच्छी लगने लग गई। रोशनी की बात करते हैं हम, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अरे बताना क्या है कि चलता है, सबको मालूम है कि चलता है। जब चुंधियाती है ना, तो बहुत तेज रोशनी होती है, तो हाथ ऐसे कर लेते हैं, कर लेते कि नहीं? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि लाइट सीधी रेखा में चल रही है। ऐसे कर लेंगे तो रुक जाएगी। किसको नहीं मालूम है? उसके लिए फिजिक्स पढ़ने की, किताब पढ़ने की कहाँ जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, लाइट का चैप्टर जब खुलेगा, जब भी खुले, क्लास 6 में खुल जाए, क्लास EVS में खुल जाए, कभी भी खुल जाए, तो पहली चीज यही सिखाई जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और गमन करता है लिखा होता है, चलता है लिखा हुआ नहीं होता है। ये गमन क्यों करता है पता नहीं, चलता क्यों नहीं, चल ही लेता सीधी रेखा के अंदर में। बहुत सारी चीजें। अरे मछलियों तक को रिफ्रैक्शन का पता होता है। एक शिकारी मछली कहते हैं, आर्कर फिश। अभी हमने हाल में एक रिसर्चर का वीडियो देखा, वो मछली है और वो एक पेड़ है नदी के उसके किनारे में, और उस पर कोई कीड़ा चल रहा है ऐसा, और ये मछली जो है ना पानी के अंदर में घुस करके और मुंह में पूरा पानी भरती है, फिर जरा सा मुंह बाहर निकाल करके और पूरा पानी ऐसा कुल्ला करती है। और उसका जेट जो है वो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए चलता है और सीधा उस कीड़े को हिट करता है और वो कीड़ा गिरता है। और ये मछली अपना जेट चलाते ही तुरंत उस तरफ दौड़ती है जहां पे वो गिरने वाला है,
और गिरने के पहले उसको पानी में कैच करती है। मजे की बात देखना अब आगे आने वाली है। एक बेबी फिश है, छोटा बच्चा है, उसको भी शौक चढ़ता है हम भी शिकार करेंगे। उसको भी कोई कीड़ा दिखाई देता है किसी पेड़ के ऊपर, तो वो भी वैसा ही वो पानी भर करके अपने मुंह के अंदर में जेट मारती है, लेकिन उसका जेट कीड़े के ऊपर से निकल जाता है। वो 2 बार ट्राई करती है, दोनों बार ऊपर से निकल जाता है हर। अब वो बेबी फिश को पता होता है कि क्या, पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मैंने तो अच्छा निशाना लगाया था, ये ऊपर से क्यों जा रहा है। तो वापस वो जाती है बड़ी फिश के पास। जब बड़ी फिश दोबारा कभी निशाना लगा रही होती है तो बड़े उसके बगल में रह करके और एकदम ध्यान से उसको देखता है कि ये क्या ट्रिक करती है कि इसका लग जाता है और मेरा नहीं लगता है। और उसके बाद वो आती है और आने के बाद फिर से अपना निशाना लगाती है। अगली बार जब मौका मिलता है फिर से अपना एंगल सेट करती है, फिर से वो जेट मारती है और इस बार ठीक जा करके उसको हिट करता है। आप सोच सकते हो कि ऊपर से क्यों जा रहा था पहले जेट और बाद में उसने क्या किया जो ठीक ठीक उसका निशाना बन गया। प्रैक्टिस नहीं थी उसको। ऊपर से जाने का मतलब है कि जो उसको दिखाई दे रहा है, जो उसको दिखाई दे रहा है उसी तरफ उसने निशाना लगाया है। ऊपर से गया है माने ऑब्जेक्ट उसके नीचे है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। वो पानी के अंदर से बाहर की चीज को देख रही है, उसका वर्चुअल इमेज ऊपर बन रहा है। वो वर्चुअल इमेज पे निशाना लगा रही है तो रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है। और जब उसने वहां देखा कि मैं तो इतने एंगल के ऊपर उसको देख रही हूँ, लेकिन ये जो बड़ी फिश है उसे थोड़ा सा नीचे हट करके निशाना मार रही है, उसने सीख लिया। तो फिजिक्स का सीखना इतना आसान है। रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो इधर मुड़ रही है, लाइट की उधर मुड़ रही है, उसको सीखना इतना आसान है कि एक बार देख करके वो बच्चा फिश जो है वो भी उसको सीख जाता है। तो हमारा जो ये दुनिया है ना, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, हम लोग फिजिक्स वाले जो है, मैं, सभी लोग नहीं होंगे फिजिक्स वाले, हमारे निदेशक महोदय हैं, हम फिजिक्स वाले जो हैं इस मामले में बड़े भाग्यशाली है। इस मामले में बड़े भाग्यशाली है। इस परिसर के अंदर में आप इतनी अच्छी लैब बना रहे हैं और इतने बड़े बड़े आप सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं और उसके बाद सारी योजनाएं कर रहे हैं। सभी फिजिक्स वालों को प्रकृति ने एक बहुत ग्रैंड, बहुत विशाल, महान प्रयोगशाला बना के दी हुई है, जिसको हम कहते हैं दुनिया। चाहे वो हीट, ऊष्मा का संचरण की बात हो, उसके विकिरण की बात हो। सर्दियाँ आती हैं, बेंगलोर में तो सर्दियाँ पड़ती नहीं होंगी, हमारे यहाँ सर्दियाँ आती हैं, अलाव जलते हैं और लोग उसके सामने खड़े हो करके, बैठ करके आग तापते हैं। पता होता है रेडिएशन से खूब परिचय रहता है वो उनको, हीट से, टेम्परेचर से सबसे परिचय रहता है। मोशन, तरह तरह का मोशन, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा पानी कैसा चलता है, नली छोटी नाली होती है तो पानी कैसा चलता है, दिखता है। तो ऐसा अपना ये फिज़िक्स का मामला है। तो ये थोड़ी सी फिज़िक्स की बात हो गई, क्योंकि मेरे परिचय के अंदर में बार बार फिज़िक्स पे कहा गया। हिंदी की थोड़ी सी बात करेंगे। ये हिंदी में हो रहा है, ये भारतीय भाषा में हो रहा है, मैं ऐसा कहना पसंद करूँगा कि भारतीय भाषा के अंदर में हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्र चूँकि ज़्यादा है अपने भारतवर्ष के अंदर में, तो हिंदी एक प्रकार से उसका एक सिंबल है कि हाँ, भारतीय भाषा, अपनी भाषा।
ये एक बहुत बड़ा क्रेज़ हम देखते हैं आजकल। आजकल क्या, बहुत ज़माने से, शुरू से ही देखते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं कि लोगों को हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाने में बड़ी एक आत्महीनता महसूस होती है। हिंदी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उनको लगता है कि वो थोड़े, उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस जो है वो घट गया या मातृभाषा में, जो भी मातृभाषा है, जिस भी रीजन में आप हैं, अगर वर्नाकुलर में पढ़ रहे हैं तो लगता है कि अरे अंग्रेज़ी में पढ़ेगा तो विद्वान बनेगा, अंग्रेज़ी में पढ़ेगा तो अच्छा होगा। मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव बताऊंगा। मैंने हिंदी माध्यम के स्कूल में, मेरी मातृभाषा हिंदी ही है, घर में भी हमारे यहाँ हिंदी ही बोली जाती है, तो हिंदी मीडियम के स्कूल में मैंने बिहार में, पटना में पढ़ाई की, +2 तक वैसा ही चला। फिर बीएससी में एडमिशन हुआ जब कॉलेज के अंदर, तब फिर अंग्रेज़ी में लिखी हुई किताबें पढ़ना, अंग्रेज़ी में परीक्षा देना, अंग्रेज़ी में प्रश्न आना, उन सब का अभ्यास हुआ। पढ़ने का अभ्यास हुआ, लिखने का अभ्यास हुआ। किस चीज़ का अभ्यास नहीं हुआ? बोलने का अभ्यास नहीं हुआ। लेकिन क्या था ना कि वो टूटी बोले या फूटी बोले, बोल तो देते ही थे। हाँ, बिहारी आदमी है, आपको अच्छा लगे या खराब लगे हम तो बोल देंगे। और देखो बोला क्यों जाता है, लोग क्यों बोलते हैं, बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब है कि जो मेरे मन का भाव है, जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम पहुंचा रहे हैं। वो तो हम पहुंचा ही देते थे, चाहे हम डू को डच बोले और चाहे वो डिड को गो बोले, कुछ भी बोले हो पहुंचा तो देते ही थे, ठोक ठाक करके। तो बोलने का अभ्यास तो नहीं था, लेकिन उसमें उससे दिक्कत नहीं होती थी, हमें दिक्कत नहीं होती थी, दूसरे भले ही चढ़ते हो कैसी अंग्रेजी बोलता है। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत आई जब बीएससी पास करने के बाद मैंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया मास्टर्स के लिए, 2 साल के मास्टर्स के लिए, 2 ईयर एमएससी के लिए। मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि प्रोफेसर जो बोलते थे मंच से, मुझे सुनना नहीं आता था। अंग्रेजी पढ़ना आता था, अंग्रेजी लिखना आता था, अंग्रेजी बोलना आता था, लेकिन अंग्रेजी सुनना नहीं आता था। हमारे स्कूल में बीएससी में आने के बाद भी पटना में भले ही अंग्रेजी में किताबें लिखी गई हों, पढ़ाई गई हों, लेक्चर्स हुए हों वहाँ पे, लेकिन बिहारी आदमी अंग्रेजी भी बोलता है तो समझ में आ जाती है। और आईआईटी कानपुर वाले अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पहले सेमेस्टर में आपको मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं करते हुए बता रहा हूं, पहले सेमेस्टर के अंदर में हमारे प्रोफेसर्स ने क्या पढ़ाया मुझे कतई पता नहीं चला कि क्या पढ़ाया, बिल्कुल पता नहीं, 5% भी पता नहीं चला। क्योंकि जब किताब पढ़ते हैं ना तो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। मुझे न समझ में आए तो जो काम 5 सेकंड में पढ़ लेना चाहिए उसको हम 15 सेकंड में पढ़ सकते हैं, 20 सेकंड में पढ़ सकते हैं, 4 बार दोहरा सकते हैं, डिक्शनरी खोल सकते हैं। अगर लिखने का भी हो तो वो भी कर सकते हैं, हम स्लो हो जाएंगे, हम ग्रामर की गलतियां करेंगे, लेकिन हम लिख डालेंगे। फिजिक्स कहना अंग्रेजी का पर्चा थोड़ी दे रहे हैं कि नंबर कट जाएगा ग्रामर गलत होगी तो। यहां तो फिजिक्स ठीक होनी चाहिए, पूरे नंबर मिलते हैं भले ही ग्रामर गलत हो। लेकिन सुनना है, अपने को कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक सोच रहे कि ये क्या बोला, तब तक तो आगे के 4 शब्द और बोल गए, कुछ पता नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ? बीएससी की ट्रेनिंग अच्छी थी, फिजिक्स अच्छा था, अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, फिजिक्स अच्छा था। +2 के अंदर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स अच्छा था, यहाँ फिजिक्स अच्छा था, अपनी भाषा में पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था।
बीएससी के अंदर में होगा लेक्चर अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी जो कॉरिडोर के टॉक्स होते थे प्रोफेसर्स के साथ, जो डिस्कशंस होता था, वो सारा हिंदी में होता था, विषय मजबूत था। सेंट्रल लाइब्रेरी आईआईटी कानपुर की, वो हमारी रक्षा कवच बनी। क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका नाम तो पता ही हो जाता था ना क्लास में, कि चैप्टर कौन सा पढ़ाया जा रहा है वो तो पता ही हो जाता था। गॉसलो पढ़ा रहे हैं कि मैक्सवेल का नियम पढ़ा रहे हैं, उतना तो पता हो जाता था। फिर लाइब्रेरी में जा कर के उन्हीं अंग्रेजी की किताबों में पढ़ करके उसको खुद से समझना करना। चूँकि मेरी बीएससी के समय में, बैचलर्स के समय में और इंटर के समय में वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, कि हम वो सारी चीज़ें खुद से वहाँ से पढ़ के आए। और 5 कोर्सेज थे पहले सेमेस्टर में, 5 कोर्सेज में हम A ग्रेड लेकर के आए। और फिर ट्रांजिशन हो गया, 1 सेमेस्टर 1.5 सेमेस्टर बीतते बीतते वो सुनना भी आ गया, क्योंकि रोज सुनते और फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते तो थोड़ा कोरिलेशन होता गया। यानी कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप अपना नर्सरी से शुरू कराओ, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, जिसमें मर्जी आए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाना। वरना कुरल वाले स्कूलों के अंदर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वक्त आएगा ना तो वो अंग्रेजी भी वैसे ही सीख जाएगा। तेईस साल मैंने आईआईटी कानपुर में प्रोफेसरी की है, और जिस मंच से उनका दूसरों का बोला हुआ मुझे समझ नहीं आता था, उसी मंच से खड़े होकर के अंग्रेजी में 23 साल तक पढ़ाया है हमने। सब्जेक्ट का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल होनी चाहिए, और महारत हासिल करना एक संस्कार है। अभी जो पैनल डिस्कशन में इतनी सारी बातें हुई, आप देख रहे हैं ना कितनी महारत के साथ काम हो रहा है, कितने प्रिसीशन के साथ काम हो रहा है। 0 फेल्योर 0 एरर। 0 यानी गणित में जिसको 0 कहते हैं, मैथमेटिक्स में 0 कहते हैं, फिजिक्स वाला 0 नहीं। फिजिक्स में तो कहते हैं यहाँ चार्ज रखा है, कितना चार्ज है, अच्छा इतना कूलम का चार्ज है, चलो 10 मीटर पे कितना फील्ड, 100 मीटर पे कितना फील्ड, 1 किलोमीटर पे कितना फील्ड। अरे वो कहते हैं क्या यार 10 सेंटीमीटर के आओगे तो फील्ड 0 हो गया। वो वाला 0 नहीं, मैथमेटिक्स वाला 0। महारत हासिल करना, जो काम हाथ में लिया, जो चुनौती मिली, उस चुनौती को उसी प्रकार से हम स्वीकार करेंगे और लेकर के जाएंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये महारत प्राप्त करना ज़रूरी है। ये अंग्रेज़ी में कर रहे हैं कि फ्रेंच में कर रहे हैं कि तेलुगु में कर रहे हैं कि मलयालम में कर रहे हैं कि कन्नड़ में कर रहे हैं कि भोजपुरी में कर रहे हैं कि मैथिली में कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता। जब जरूर जिसको महारत हासिल करने का संस्कार आ गया ना, वो परिस्थिति के अनुसार बहुत तेजी से अपने को अडेप्ट कर सकता है, बहुत तेजी से अडेप्ट कर सकता है। तो आपने जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, मैं बहुत मन था मेरा कि मैं दोनों दिन रहता और आपके सारे सेशन तो अटेंड कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पैरेलल सेशन चल रहे थे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे अटेंड करने की ज़रूर बहुत इच्छा थी हमारी। और ख़ास करके आज जब वो पुस्तिका मिली और मैंने उसके अंदर सारा पेपर के टाइटल और ये सब पढ़े, तो लगा कि हाँ मुझे होना चाहिए था। लेकिन चूँकि दूसरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अंदर में समय निकाल, दोनों दिन का समय नहीं निकाल पाया, तो आज ही के लिए मुझको यहाँ पर आना पड़ा। तो ये आपकी पूरी संस्था को, जो इसके जिन्होंने इसकी कल्पना की, परिकल्पना की, इस कॉन्फ्रेंस की, इस सत्र की, और आपने हिंदी के अंदर में पूरा 2 दिन का सत्र किया, कुछ 200 से ज़्यादा पेपर्स प्रेजेंट हुए,
ये बहुत ही वो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे दिल की बात है ये। हम लोग पीएचडी भी करते, मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी करते थे, तो भले ही हम क्लास के अंदर में चाहे जैसा अंग्रेजी पढ़ाते हो, लेकिन हमने सारा रिसर्च हिंदी में बोल के ही किया अपने स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि उनको हिंदी आती थी, मुझे भी हिंदी आती थी। वो अपने घर में हिंदी बोला करते थे, मैं भी हिंदी बोला करता था। मज़े मज़े में काम हुआ, खूब हंसते खेलते काम हो गया। तो ऐसा भाषा का जो है वो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और यहाँ से जो मैं सीख के जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ कि एक्यूरेसी, प्रिसीशन, और वो प्रिसीशन हर जगह दिखना चाहिए। जो हम तय करें ना, इन्वायरमेंट की बात करी, शायद डीके सिंह जी कह रहे थे इन्वायरमेंट, वो धरती रहने लायक नहीं होगी तो हमें बाहर में, वो धरती को भी रहने लायक रखना है ना। तो हम पढ़ते तो हैं कि कार्बन एमिशन हो रहा है, रोज सांस छोड़ छोड़ के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठूंस रहे। हम भी तो कार्बन एमिशन कर रहे, हर सांस के साथ में हम कार्बन ही तो एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में। लेकिन फिर चक्र है ना, साइकिल है कार्बन का। अगर कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं तो कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं, हमारे जो भी पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं, अनेक प्रकार से कार्बन का भी साइकिल होता है। अब साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हम वो सांस लेने तक तो ठीक था, अब हम पेट्रोल भी जलाने लग गए और एलपीजी जलाने लग गए। पहले हम लकड़ी पे खाना बनाते थे तो साइकिल बड़ा अच्छा होता था, हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड दिया, पेड़ ने वो फिर से लकड़ी बना दी, फिर से हमने लकड़ी का कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, पेड़ ने फिर से अपना, आदमी का, मनुष्य का और पेड़ का इतना अच्छा तालमेल था कि एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी जलाते रहो। अब आ गई एलपीजी। अब एलपीजी तो समंदर के अंदर में से निकाल करके लाते, उसमें साइकिल तो है ही नहीं, एक सीधी रेखा है, वो बनेगा, वापस एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है, वो समंदर के अंदर में वापस एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। तो जो हमारा एसेंशियल, कुछ होते हैं ना एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं। तो जो हमारा एसेंशियल कार्बन एमिशन है वो तो ठीक है भैया, करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत सारा नॉन एसेंशियल भी तो करते हैं। हमारे पास एक चित्र है, मैंने एक लिफ्ट के अंदर में खींच लिया था, टॉक्स में काम आता है मेरे। वो मुझे पता नहीं 8वीं मंजिल पे ने कहाँ जाना था, मैं लिफ्ट में चढ़ा, साथ में कोई सुंदर सी स्वस्थ, सुंदर सुंदर मेरा मतलब था स्वस्थ वो भी चढ़ी ग्राउंड फ्लोर से, और मेरे हाथ में पता नहीं कैमरा कैसे ऑन था उस समय पे, उन्होंने 1 नंबर का बटन दबाया और मैंने फोटो खींच ली, और अब मैं सबको दिखाता फिरता हूं। और 1 नंबर, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए ये बिजली चलाने की क्या जरूरत थी, चढ़ जाते ना। मुझे तो 8 मंजिल जाना था भाई, उतनी हिम्मत नहीं कर पाया। ये लोग तो पता नहीं कहां कहां जा रहे, चंद्रमा वर्मा पे जा रहे, हमें तो 8 मंजिल चढ़ने में भी दिक्कत होती है, हम तो लिफ्ट ले लेते। 1 मंजिल चढ़ने के लिए भी काहे का स्वास्थ्य है, क्या प्रदर्शन है स्वास्थ्य का। बहुत सारा जो नॉन एसेंशियल हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं। जब भी हम बिजली जला रहे हैं तो हमारा पता नहीं कितना 80%, 90% बिजली तो कोयले से ही आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। उतना सारा कोयला जल रहा है, उतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। क्या प्रिसीशन ये नहीं है क्या? क्या प्रिसीशन ये नहीं है क्या कि हम इतना सा भी कार्बन बचाएंगे, फालतू की बिजली नहीं चलाएंगे, फालतू के सामान नहीं खरीदेंगे, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो खरीद लो। अरे जो भी चीज खरीदते हैं वो मशीनों में ही तो बनती है ना, और मशीनें तो बिजली से ही चलती हैं। कोई चीज हम खरीदते हैं, फिर जहां बनती है फैक्ट्री में
मेरी दुकान तो उससे काफ़ी दूर होती है, उस शहर में भी नहीं होती है। वो ट्रांसपोर्ट होता है फैक्ट्री से वहाँ तक, ट्रांसपोर्ट के समय में फिर से वो डीजल पेट्रोल चलता है, फिर वो हमारे बाज़ार में आता है, फिर वो मॉल में जाता है, फिर वो उसके ऊपर लिखा जाता है एक के साथ एक फ्री, और हम कहते हैं अच्छा सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो, भले ही मुझे चाहिए या ना चाहिए। प्रिसिशन ये भी है, हम छोटे छोटे माइक्रो ग्रेविटी की जैसे बात कर रहे थे, हम छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर में भी क्या, एक बार मैंने मन में तय कर लिया है कि मुझको कार्बन बचाना है तो मुझको कार्बन बचाना है, ये संस्कार है ये। तो ये जो आज के डिस्कशन में आपने देखा कि कितना प्रिसिशन की बातें हो रही हैं, कितने छोटे से सूक्ष्म प्रभाव जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, और उसको कैसे कंट्रोल में रखना है और कैसे उसको करना है, ये बड़ी बात होती है। और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरी परिचर्चा और 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और आपने इस अपने संस्थान के बाहर जो हमारे विद्यार्थी हैं अनेक कॉलेजेस के अंदर में, उनको भी आपने इसमें इन्वॉल्व किया है, इसको संस्कारित करने में आपने किया है। ये बहुत बहुत सराहनीय, श्लाघनीय कार्य है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी ने जिस भारतीय संस्कृति की बात की, जिस भारत की बात की, हमेशा हम उसके लिए ही काम करेंगे, हमेशा हम उसके साथ जुड़ के ही काम करेंगे। इस पूरे विश्वास के साथ में, इस पूरे संकल्प के साथ में आप यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।